देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है लोकेश जी ने। तो सबसे पहले लोकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अनोखे किस्से कहानियां हों तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर आईडी है network_33 और साथ ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लोकेश जी बताते हैं कि मेरे साथ ये माजरा तब शुरू हुआ जब मैं अपने दोस्त के साथ एक कॉन्सर्ट से घर लौट रहा था। हम दोनों स्कूटी पर थे। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। तभी मेरा फोन बजा। फोन घर से आ रहा था। मैंने स्कूटी साइड में लगाते हुए फोन पिक किया। फोन पर मम्मी पूछ रही थी, कहाँ तक पहुंचा है तू अब तक? अभी मैं फोन पर बात कर ही रहा था कि किसी ने पीछे से हमारी स्कूटी को टक्कर मारता हुआ वहां से निकल गया। टक्कर इतनी तेज थी कि हम दोनों बहुत दूर जाकर गिरे, मगर गनीमत थी कि हमें उतनी चोट नहीं आई। हैरानी की बात तो यह थी कि सड़क काफी चौड़ी थी और उस वक्त कोई भी गाड़ी आसपास नहीं थी। मैंने स्कूटी भी साइड में लगाई हुई थी। फिर ये कौन अंधा था? खैर, हम लोग किसी तरह से घर पहुंचे। थोड़ी बहुत चोट जो थी अगले 2 दिन में ही ठीक हो गई। मुझे अब शूटिंग के काम से बाहर जाना था, मगर उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी, साथ ही बुखार भी था। लेकिन शूटिंग कुछ ज्यादा ही जरूरी थी और मुझे लगा कि नॉर्मल सर्दी जुकाम ही है, इसलिए ज्यादा ध्यान न देकर शूटिंग पर ही चला गया। लेकिन जब वापस लौटा तो अब तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। फिर जब हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कहा सब ठीक हो जाएगा। मगर उन दवाइयों के बावजूद मेरी तबीयत अब बड़ी तेजी से बिगड़ने लगी थी। कई डॉक्टर बदले और ना जाने कितने अस्पतालों के चक्कर लगाए, मगर कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मेरी तमाम मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। बीतते वक्त के साथ मेरी जीने की उम्मीद भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। मेरी माँ का वो मायूस चेहरा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। घर का बड़ा बेटा होने के कारण मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो थी, मगर मैं बिस्तर पर अपने दिन गिन रहा था। जब तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ होता हुआ नजर नहीं आया तो थक हार कर मेरी माँ ने अपनी बुआ के यहाँ जाने का फैसला किया, जो जयपुर राजस्थान में रहती थी। मेरी माँ को अब एक आखिरी उम्मीद उन्हीं से थी, मगर मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं लंबा सफर तय नहीं कर सकता था, जिस वजह से मेरी माँ मुझे वहीं पास के एक मौलवी के यहाँ ले गई। उन्होंने एक तावीज़ दिया और अचानक से ही मैं अच्छा महसूस करने लगा। मगर जैसे ही मैंने उस मौलवी की चौखट पार की कि मेरी तबीयत और बुरी तरह से बिगड़ने लगी। दरअसल मेरे अंदर जो शैतान था वो उस ताबीज़ की शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी बिगड़ती हालत देखते हुए मेरी माँ ने वो ताबीज़ उतार दिया। अब हम जयपुर के लिए रवाना हो चुके थे, मगर मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मम्मी ने उसी मौलवी साहब को फिर से फ़ोन किया। मौलवी साहब ने फ़ोन पर ही कुछ मंत्र पढ़े, जिसे सुनते ही मुझे आराम मिल गया। साथ ही मौलवी साहब ने ये भी कहा कि इसका असर सिर्फ अगले 6 घंटों तक ही रहेगा, उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी कुछ वैसा ही। 6 घंटे पूरे हुए तो फिर से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन हम तब तक मम्मी के बुआ के घर पहुंच चुके थे। जब बुआ जी ने मुझे देखा तो वह मेरी हालत देखकर हैरान हो गई। उन्होंने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। फिर एक क्रिया के बाद बुआ जी ने बताया कि किसी ने लोकेश के नाम की चौकी लगाई है। परेशानी की बात यह है कि चौकी का वक्त भी अब पूरा होने वाला है। ऐसे में लोकेश को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अंत समय में वो शक्तियाँ और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। दोस्तों, चौकी यानी जब किसी को भी काली विद्या के द्वारा एक निश्चित समय में जान से मारना हो, उसे चौकी कहते हैं। हम बुआ की ये बातें सुनकर
बहुत ही चिंतित थे। बुआ की ये बात सुनते ही हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। मगर जब बुआ ने कहा कि वो बचाने की पूरी कोशिश करेंगी तो ये सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली। समय बीतता गया और चौकी का वो आखिरी दिन भी आ गया। वो संडे की रात थी। सभी के चेहरों पर डर साफ साफ दिख रहा था। बुआ ने अनुष्ठान शुरू करने से पहले हिदायत देते हुए कहा कि अगर ये रात सही सलामत बीत गई तो सब ठीक हो जाएगा, और हाँ, इस अनुष्ठान के दौरान कोई भी इसके सामने नहीं आएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मुझे वो काली रात कुछ ज्यादा ही काली लग रही थी, मानो मुझे लेकर ही जाएगी। फिर कुछ ही देर में वो अनुष्ठान शुरू हुआ, जिसके तहत मुझे अकेले ही एक कमरे में रखा गया। बुआ जी ने अपनी क्रियाएं आरंभ की। इस बीच मैं कब अपने होश खो बैठा मुझे पता ही नहीं। मगर जब मैं दोबारा होश में आया तो पाया कि मेरे घर वाले मेरे सामने हैं। उनके चेहरे साफ साफ बता रहे थे कि अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं, और उसी के साथ उस काली रात का भी अंत हो गया। बुआ का अनुष्ठान सफल रहा। उन्होंने मुझे बचा लिया था। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा था। उसके बाद जब मैंने अपना दोबारा चेकअप करवाया तो एक्सरे में मेरी एक चेस्ट गायब थी। दरअसल मेरे एक चेस्ट में पानी भर गया था। जब उस पानी को निकाला गया तो 1 लीटर जितना पानी निकला। इतनी बड़ी बीमारी पहले किसी भी रिपोर्ट में नहीं आ रही थी। एक लंबे इलाज के बाद मेरी तबीयत में सुधार आ गया और मैं पहले जैसा ही हो गया। जब माँ ने बुआ से पूछा कि आखिर ये सब किसने किया, तो बुआ जी ने कहा, उसका नाम तो नहीं बता सकती, मगर इतना बता सकती हूँ कि वो तुम्हारे परिवार में से ही है। ये सुनते ही हमें यह समझने में देर नहीं लगी कि वो किन की बात कर रही हैं। दरअसल मेरी बुआ यानी मेरी पापा की बहन के बीच एक जमीन को लेकर बड़े समय से एक विवाद चल रहा है। वैसे तो हम उन लोगों से बात तक नहीं करते, मगर वो लोग हमारे साथ ऊंची हरकतें करते ही रहते हैं। खैर, मैं आज ठीक हूँ और मेरा परिवार भी मम्मी की बुआ के आशीर्वाद से अब तक सही सलामत है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।